29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन का विभाजन कर इजराइल के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। हालांकि इजराइल अभी तक आधिकारिक तौर पर स्थापित नहीं हुआ था, लेकिन फिलिस्तीन के विभाजन से अरब राष्ट्र नाराज थे। यहूदी नेताओं के मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं था कि जब इजराइल की स्थापना हो जाएगी तो सभी पड़ोसी अरब राष्ट्र एकजुट होकर इजराइल पर हमला कर देंगे। उस समय फिलिस्तीन में रहने वाले यहूदियों के पास अरबों के खिलाफ पर्याप्त हथियार नहीं थे। इससे अरबों का सामना करना लगभग असंभव था। ऐसे समय में यदि यहूदी लोग सैन्य रूप से पराजित हो जाते तो एक स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र का सपना तो कभी पूरा नहीं होता, लेकिन मध्य पूर्व की पूरी यहूदी प्रजा का अंत होना भी निश्चित था। इसीलिए इजराइल की आधिकारिक स्थापना से पहले हथियारों का पर्याप्त भंडार जुटाना जरूरी था। यहूदी नेता डेविड बेन गुरियन, जो स्वतंत्र इस्राएल के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हथियारों का संग्रह करने का काम अपने भरोसेमंद सहयोगी एहुद एवरियल को सौंपा। एवरियल को यूरोप जाकर हथियार खरीदने थे। उसके अनुसार एवरियल पेरिस पहुंचे, लेकिन वह वहां अकेले नहीं पहुंचे थे। जिस विमान से उन्होंने पेरिस के लिए उड़ान भरी, उसी विमान में इजराइल का पड़ोसी देश सीरिया, जो इस्राएल का कट्टर शत्रु था, उसी सीरिया के एक सैन्य अधिकारी कैप्टन अब्दुल अजीज भी सवार थे। वह भी सीरिया के लिए हथियार खरीदने यूरोप जा रहे थे। दोनों का लक्ष्य एक ही था, चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग। कैप्टन अजीज पेरिस में उतरे बिना ही सीधे प्राग चले गए। हालांकि एवरियल एक झूठे नाम के तहत पेरिस के एक होटल में उतरे। वहां उनकी मुलाकात पेरिस के एक यहूदी व्यापारी क्लिंगर से हुई। क्लिंगर के एक प्रमुख यूरोपीय हथियार निर्माण कंपनी में उच्च पदस्थ लोगों के साथ संबंध थे, जिससे इजराइल को उसकी ज़रूरत के अनुसार हथियार दिलाने में क्लिंगर को विश्वास था। लेकिन इसमें एक समस्या थी। यह कंपनी किसी भी व्यक्तिगत ग्राहक या ब्रोकर को हथियार नहीं बेचती थी। वह कंपनी सिर्फ संप्रभु राष्ट्रों को ही सीधे हथियार बेचती थी। इजराइल को अभी तक एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। इसीलिए इस कंपनी के लिए सीधे इजराइल के नाम पर हथियार बेचना संभव नहीं था। इसलिए क्लिंगर ने एक तरकीब लड़ी। जाली दस्तावेजों की मदद से उसने एवरियल को अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के प्रतिनिधि के रूप में अपनी पहचान दिलवाई। इसी नकली पहचान के साथ एवरियल प्राग पहुंचा। उधर सीरियाई कैप्टन अजीज ने प्राग में इसी कंपनी में जाकर सीरिया के लिए हथियारों की मांग दर्ज कराई और उन हथियारों को सीरिया भेजने की तैयारी शुरू कर दी। इथियोपिया के प्रतिनिधि बन के आए एवरियल भी उसी कंपनी में गए और उन्होंने हथियारों की खरीद पूरी की। क्लिंगर द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज इतने हूबहू बने थे कि उस कंपनी को एवरियल के असली इरादों के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं आया। एवरियल को अभी ये सभी हथियार यूगोस्लाविया के रास्ते इजराइल तक पहुंचाने थे। इसलिए उन्होंने नोरा नाम का एक जहाज किराए पर लिया और अगले कुछ दिनों तक माल जहाज में भरने तक हर दिन वह बंदरगाह में आके रुकने लगा। ऐसे ही एक दिन जब वह बंदरगाह के एक कार्यालय में इंतज़ार कर रहा था, वहाँ के एक कर्मचारी ने एवरियल के कान में आके कहा कि हमने आपके लिए लीनो नाम का एक जहाज मंगवाया है और आपका बाद में आने वाला माल उसमें रख दिया जाएगा। चूँकि मूल रूप से एवरियल द्वारा खरीदे गए सभी हथियार पहले ही बंदरगाह आ चुके थे, तो ये बाद में आने वाला माल कौन सा और किसका, ये सवाल एवरियल को परेशान करने लगे। बाद में एवरियल ने जो जांच की, उसमें सीरिया के हथियारों की खरीद का पर्दाफाश हुआ। यह सूरज की रोशनी की तरह साफ था कि सीरिया इन सभी हथियारों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ ही करेगा। इसलिए सीरिया के हथियार ले जाने वाले इस लीनो नाम के जहाज को डुबाने का फैसला किया गया। इसी ऑपरेशन का कोड नेम रखा गया ऑपरेशन थीफ। इस मिशन का नेतृत्व इजराइल की जासूसी एजेंसी शाई, जो मोसाद का पुराना नाम था, उस शाई के प्रमुख शोउल एवुगर ने किया। शाई में लीनो नाम को कैसे डुबाया जाए, इस पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ।
आखिरकार इस नाव पर समुद्र में हवाई हमला करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार शाही के जासूसों ने इटली से माल ले जाने, दर्शनीय स्थलों की यात्रा और सर्वेक्षण के बहाने 3 C-46 विमानों को 3 दिनों तक किराए पर लिया। लेकिन खराब मौसम के कारण हवाई हमले की ये कोशिश सफल नहीं हो पाई। लेकिन इससे निराश हुए बिना एविगुर ने गश्ती नौकाओं से लीनो का पीछा करके खुले समुद्र पे उस पर कमांडो हमला करने का फैसला किया। लेकिन वास्तविक हमलों के लिए रवाना होने से पहले ही एविगुर को खबर मिली कि लीनो इंजन की खराबी की वजह से इटली के मोल्फेता बंदरगाह पर आ गया है और मरम्मत होने तक वो वहीं पे रहेगा। उसी समय शाही ने जहाज को मोल्फेता बंदरगाह में ही विस्फोटकों से उड़ाने का फैसला किया। लीनो को यथासंभव लंबे समय तक बंदरगाह में रखने के लिए शाही ने इटली की राजनीतिक अस्थिरता का भी फायदा उठाया। शाही ने यह बात फैला दी कि कम्युनिस्ट लोगों ने लीनो के जरिए हथियार मंगवाए हैं और इसीलिए इतालवी पुलिस ने लीनो के चालक दल को हिरासत में ले लिया और जहाज की जांच शुरू कर दी। लेकिन इसी समय अप्रत्याशित रूप से ब्रिटिश सरकार ने लीनो की रिहाई के लिए इतालवी सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया और इसके तहत ब्रिटेन ने मोल्फेता बंदरगाह में लीनो के पास अपना एक नौसैनिक जहाज भी खड़ा कर दिया। अब इसी वजह से शाही के जासूसों को अत्यधिक सावधानी के साथ अपने मिशन को अंजाम देना था। ब्रिटिश नौसेना के इस जहाज को चकमा देते हुए शाही के जासूसों ने लीनो के तल पर एक टाइम बम लगाया। जल्द ही लीनो पर एक जोरदार विस्फोट हुआ और हथियारों से लदा ये जहाज समुद्र में डूब गया। क्या ऑपरेशन थीफ यही खत्म हुआ था? नहीं, लीनो के साथ हुई घटना ने सीरियाई सरकार को हिलाकर रख दिया। लेकिन सीरियाई सेना के एक अधिकारी कर्नल फाउद ने सीरियाई सरकार से लीनो के साथ डूबे हथियारों को वापस लाने की अनुमति मांगी। सीरियाई सरकार ने इतालवी सरकार को सभी तथ्यों से अवगत कराया और डूबे हुए हथियारों पर सीरिया का अधिकार स्थापित किया। मोल्फेटा बंदरगाह पहुंचे और डूबे हुए जहाज से लगभग 6000 राइफलें सही हालत में उन्हें बरामद की। इसी बीच 15 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हुई और पहला अरब इसराइल युद्ध भी शुरू हुआ। चूंकि सीरिया भी इस युद्ध में शामिल था, इसीलिए उन्हें इन 6000 राइफलों की तत्काल आवश्यकता थी। इसीलिए कर्नल फाउद भी किसी भी हालत में इन राइफलों को सीरिया पहुंचाना चाहते थे। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई मालवाहक जहाज किराए पर नहीं मिल रहा था। इस सारी घटना पर शाही के जासूसों की बारीक नज़र थी। शाही ने एक नकली शिपिंग कंपनी स्थापित की और कर्नल फाउद को आर्गिरो नाम का एक बेकार और पुराना जहाज किराए पर दे दिया। इस जहाज पर शाही ने अपने 2 जासूसों को भी चालक दल के रूप में बिठाया। जहाज को इटली की तट से सीरिया की तरफ रवाना करके कर्नल फाउद हवाई जहाज से सीरिया के लिए निकल पड़ा। जब जहाज समुद्र में पहुंचा तो अचानक उसके इंजन बंद हो गए। उसी समय शाही के 2 और जासूस गुप्त रूप से बड़े पैमाने पर हथियारों के साथ इतालवी सरकार के प्रतिनिधियों के रूप में जहाज पर चढ़ गए। कुछ देर बाद 2 इस्राएली युद्धपोतों ने जहाज को घेर लिया। जहाज पर सवार नाविकों और सारे राइफल्स को 2 हिस्सों में बांटकर इजराइल ले जाया गया और ऑर्गिरो जहाज को विस्फोटों से उड़ा दिया गया। यदि ऑपरेशन थीफ सफल नहीं होता तो प्रथम अरब इसराइल युद्ध में इजराइल हार जाता। लेकिन इजराइल के जासूसों ने अपनी जान जोखिम में डाल इस मिशन को विफल किया और अपने देश की आज़ादी को बरकरार रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।